रशियन तेल पर पाबंदी, चाबार पोर्ट से दूरी, टैरिफ्स के चमाटे और एप्स्टीन फाइल के खुलासे के बाद अमेरिका से भारत के लिए और भी बुरी खबर आई है। अगर ट्रेड डील में हमने सरेंडर किया था तो इस घटना के बाद देश के सम्मान को गहरी ठेस पहुंची है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शायद ही इतनी जलालत कभी भारत देश को सहनी पड़ी हो। एक इंडियन नेशनल निखिल गुप्ता ने अमेरिका की भरी अदालत में खालिस्तानी टेररिस्ट गुरपतवंत सिंह पन्नू के असैसिनेशन प्लॉट के मामले में अपना गुनाह कबूल किया है। इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि इस केस में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने भारत सरकार के एक एक्स इंटेलिजेंस ऑफिशियल और हमारी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग या रॉ और हमारी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट तक का नाम मेंशन किया है। यह केस डिटेल्स याद रखिए कॉन्फिडेंशियल रखी जा सकती थी, लेकिन लगता है अमेरिका सरकार ने मोदी सरकार को कोई राहत ना देने का फैसला कर लिया है। बीते 3 सालों से चल रहे इस केस में हमारी सरकार ने बार बार अपने आप को इससे अलग करने की कोशिश की है, लेकिन निखिल गुप्ता के कबूलनामे के बाद मोदी सरकार का अपने आप को बचाना और भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि निखिल गुप्ता के बाद इस केस के तार आगे एक्स इंटेलिजेंस ऑफिसर विकास यादव और फिर सीधा रॉ और भारत सरकार तक आने वाले हैं। इस पूरे मामले में सवाल बहुत सीधा है, क्या भारत सरकार ने अमेरिका की धरती पर उसी के एक सिटीजन को जान से मारने के लिए लोकल हिटमैन हायर करने की कोशिश की? अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन और सबूत सामने आए हैं उसका जवाब है हां। नोट करने वाली बात यह है कि 2 साल पहले लगभग ऐसी ही एक केस में चल रही जांच के बाद भारत और कनाडा के रिश्ते तहस नहस हो जाते हैं। उस वक्त भी 2 खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट्स की हत्या के मामले में चल रही जांच बढ़ते बढ़ते भारत सरकार के दरवाजे तक आ पहुंची थी। उसके बाद भरे संसद में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया था कि भारत सरकार और उसके हाई लेवल ऑफिशियल्स क्रिमिनल गैंग्स का सहारा लेकर कनाडा में मर्डर्स करवा रहे हैं। इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से लेकर खुद होम मिनिस्टर अमित शाह तक का नाम सामने आने लगा था। भारत सरकार ने उस वक्त अपना पोजीशन काफी एग्रेसिवली डिफेंड किया था। इस एलिगेशन से हम तिलबिला उठे, गैंग्स का सहारा वो भी भारत सरकार लेगा खालिस्तानियों को खत्म करने के लिए। मोदी सरकार ने पूरे देश को कन्विंस कर दिया था कि वो एक ईमानदार तरीके से सरकार चला रहे हैं और ट्रूडो का दिमाग खराब हो चुका है। उसके बाद जो इंडिया कनाडा के संबंध खराब हुए वो आज भी ठीक नहीं हो पाए हैं। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। अमेरिका के साथ वो जोर जबरदस्ती, वो लाल आंखें दिखाना, ये रोना धोना वो सब चलने वाला नहीं था। ट्रंप सरकार ने लगता है ठान लिया था कि मोदी को एक सबक सिखाना जरूरी है। साथ ही साथ वहां की इंटेलिजेंस एजेंसीज को अच्छे से मालूम था कि कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर के बाद एक और खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट को गिराने की तैयारी चल रही थी। अब भले ही पन्नू भारत देश और भारतवासियों के लिए एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, लेकिन अमेरिका के नजरिए से उसके सरजमीन पर, उसके सिटीजन पर इस तरीके से एक फॉरेन नेशन एक हिट स्क्वाड चलाए, वो परमिशन नहीं दे सकता है। उसके सॉवरेनिटी का सवाल है। तो देशभक्त के आज के एपिसोड में सबसे पहले समझेंगे ये पूरा मर्डर फॉर हायर का मामला क्या है, एक टेररिस्ट को यूएसए में मार गिराने से लोगों को क्या दिक्कत हो सकती है, इस केस की क्रोनोलॉजी क्या है, इसके पीछे कौन है जिम्मेदार और इस केस में क्या क्या खुलासे हुए हैं अभी तक, क्या लंबे टाइम से ट्रूडो ने जो दावे किए थे अपने पार्लियामेंट में वो सही साबित हो रहे हैं, भारत सरकार इस बार बैकफुट पर क्यों नजर आ रही है, क्या यही वजह है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते इतने बुरी तरीके से खराब हुए हैं पिछले कुछ महीनों में, और क्या अमेरिका इसी केस की मदद से भारत सरकार को ट्रेड और बाकी मामलों में ब्लैकमेल या आर्म ट्विस्ट कर रही है। क्योंकि देखो भाई, बात हो फ्रीडम ऑफ स्पीच की या हो बात टेररिज्म की, अंत में अमेरिका के लिए भी इट इज ऑल बिजनेस। आगे बढ़ने से पहले क्विक थैंक्स टू आवर एपिसोड पार्टनर्स उडू। एक बिजनेस चलाने के लिए एक अच्छा अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी होता है और इसमें आपकी हेल्प करता है उडू का अकाउंटिंग ऐप। इसमें बस आपको अपने बिल्स के डिजिटल कॉपीज अपलोड कर देने हैं और एआई और ओसीआर टेक्नोलॉजी से बिल की सारी डिटेल्स सिस्टम में आ जाती हैं। इसके साथ आप यहां एक क्लिक में टीडीएस अप्लाई कर सकते हैं। रिसीवेबल्स के लिए सिर्फ कुछ ही क्लिक्स में इनवॉइसेस जनरेट करके कस्टमर से टाइमली पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। पेंडिंग पेमेंट्स एंड रिसीवेबल्स को भी ट्रैक कर सकते हैं। यह सब बहुत आसान हो जाता है इस अकाउंटिंग ऐप के थ्रू। ई इनवॉइस कंप्लायंस फॉलो करना, ई वे बिल जनरेट करना, उसका स्टेटस ट्रैक करना, जीएसटीआर 1 फाइल करना, यहां तक कि जीएसटीआर 2B से रिकंसाइल एंड मैचिंग भी आप इसी ऐप के थ्रू कर सकते हो और वो भी कुछ ही मिनटों के अंदर।
टीडीएस एंड टीसीएस रिपोर्ट्स भी कुछ ही क्लिक्स में अवेलेबल हो जाते हैं। रियल टाइम डैशबोर्ड से सारे केपीआईज जैसे सेल्स, परचेजेस, बैंक बैलेंस, ट्रांजैक्शंस, टैक्स रिटर्न्स भी ट्रैक कर सकते हो आप। मैनुअल डेटा एंट्री की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सब कुछ यहां ऑटोमेटेड और डिजिटली हैंडल होता है। और सिर्फ अकाउंटिंग ही नहीं, कोई भी बिजनेस सोल्यूशन ऐप जैसे कि इन्वेंटरी, परचेज, ई कॉमर्स, एचआर, पॉइंट ऑफ सेल, सीआरएम, इनवॉइसिंग एक्सेट्रा, आप सिर्फ 580 रुपीज सब्सक्रिप्शन पर मंथ पर ले सकते हो। और अगर पहले सिर्फ ट्राई करना है तो आप फ्री में आप इस ऐप को यूज कर सकते हो, क्योंकि उडू का पहला ऐप लाइफ टाइम के लिए फ्री फॉर यूज होता है। सो डू चेक आउट उडू और अकाउंटिंग को इजी बनाइए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। आई एम श्योर यू विल प्रॉफिट फ्रॉम इट। कहानी शुरू होती है 30 जून 2023 को, जब यूएस के कहने पर चेक रिपब्लिक में एक इंडियन नेशनल निखिल गुप्ता को अरेस्ट कर लिया जाता है। निखिल पर आरोप यह है कि वो बीते 2 महीनों से यूएस सिटीजन गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की प्लान रच रहा है। उस काम के लिए हिटमैन अरेंज कर रहा है। अब पहले यह समझना होगा कि पन्नू है कौन। भारत सरकार के नजर में पन्नू एक टेररिस्ट है। वो यूएस बेस्ड खालिस्तानी सेपरेटिस्ट एक्टिविस्ट है। सीक्स फॉर जस्टिस नामक ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है। इंडिया ने उसकी ऑर्गेनाइजेशन को बैन करके रखा है। पन्नू खुद इंडिया के डेजिग्नेटेड टेरर लिस्ट में शामिल है। यूएस में रहकर वो रेफरेंडम्स, थ्रेट वीडियोस, एंटी इंडिया कैंपेन, हेट, ये सब काम करता रहता है। इसी वजह से वो इंडियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के रेडार पर काफी समय से है। लेकिन वो आतंकवादी कम है, कार्टून ज्यादा लगता है। उसे मार गिराने की जरूरत क्यों आन पड़ी, इस पर हम बाद में आते हैं। अभी आते हैं असली कहानी पर। यूएस प्रोसिक्यूटर्स के मुताबिक असैसिनेशन प्लॉट की ग्राउंडवर्क मई 2023 के आसपास शुरू होती है। इन्वेस्टिगेशंस बताती हैं कि निखिल गुप्ता को इस ऑपरेशन के लिए रिक्रूट किया गया था। किसने? वाया विकास यादव। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का कहना है कि विकास यादव उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में इंप्लॉयड था। वही सेक्रेटेरिएट जिसके अंडर इंडिया की फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस या रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ऑपरेट करती है। खैर, अभी आप क्रोनोलॉजी समझिए, जो कि एक ट्रेजी कॉमेडी से कम नहीं है, जिससे हमारे देश की छवि और रॉ के रेप्यूटेशन को भी काफी ठेस पहुंची है। विकास, जो कि रॉ एजेंट था, उसने निखिल को पन्नू की हत्या करने के लिए हायर किया। गुप्ता ने क्या किया? उसने अमेरिका में एक ऐसे कॉन्टैक्ट को अप्रोच किया जिससे वो अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल समझ रहा था, ताकि वो उसके जरिए एक प्रोफेशनल हिटमैन को हायर कर पाए। पन्नू का सफाया इसी तरीके से होने वाला था। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट इस कहानी में। जिस कॉन्टैक्ट को गुप्ता ने अप्रोच किया था, वो एक्चुअली एक यूएस ड्रग इंफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्फिडेंशियल सोर्स था। अब इस सोर्स ने गुप्ता को एक हिटमैन से मिलवा भी दिया, जो असल में एक डीईए का अंडरकवर ऑफिसर था। यानी गुप्ता को पता ही नहीं था कि वो अपना पूरा प्लान अमेरिकन एजेंट्स को बता रहा है। और यूएस एजेंसीज ने क्या किया? पूरा ऑपरेशन डॉक्यूमेंट करना शुरू किया और हर एक बात को रिकॉर्ड किया, कॉन्वर्सेशन को टेप किया, यहां तक कि उसको रॉ एजेंट विकास के बारे में भी सारी जानकारी मिल गई, क्योंकि विकास ने बेसिक इंटेलिजेंस एजेंसी प्रोटोकॉल तोड़ते हुए निखिल को अपना फोटो, वो भी इन यूनिफॉर्म, अपने डिटेल्स और यहां तक कि निज्जर की हत्या होने के बाद जो तस्वीर है, सब कुछ शेयर किया। यूएस एजेंसीज को इसी से पता चला कि भारत का एक ऑफिसर एक इंटरनेशनल हिट स्क्वाड चला रहा है। कोर्ट फाइलिंग्स के मुताबिक गुप्ता और यादव ने मिलकर मर्डर कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज किया। $100,000 में डील फाइनलाइज हुआ। इसमें से लगभग $15,000 जून 2023 में एज एडवांस पेमेंट के रूप में भेजा गया। अब यह पेमेंट भी किसी इंटरमीडिएटरी या किसी इनडायरेक्ट रूट से पहुंचाया नहीं गया, डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया गया। मने प्रोसिक्यूटर्स के पास अब कंस्पिरेसी से रिलेटेड कॉन्क्रीट फाइनेंशियल प्रूफ भी था, जो रॉन्ग डूइंग साबित करने में काफी हद तक कोर्ट में यूजफुल होता है। यूएस इंडाइटमेंट कहता है कि विकास यादव ने पन्नू की डिटेल्ड पर्सनल इंफॉर्मेशन गुप्ता को दी, जैसे उसका न्यूयॉर्क में रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है, फोन नंबर क्या है, रूटीन मूवमेंट्स क्या है। गुप्ता ने फिर यह सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अंडरकवर ऑफिसर को दी, जिसको वो हिटमैन समझकर बैठा था। इसके अलावा गुप्ता अपने हिटमैन को रेगुलर ऑपरेशनल अपडेट्स भी देता था, सर्वेलेंस फोटोग्राफ शेयर करता था, लोकेशन कंफर्मेशन देता था, बार बार हत्या जल्दी एग्जीक्यूट करने का प्रेशर भी बना रहा था। बस एक कंडीशन थी कि गुप्ता अपने हिटमैन से कह रहा था कि असैसिनेशन इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जून 2023 के यूएस स्टेट विजिट के आसपास ना हो। मतलब प्लॉटर्स डिप्लोमेटिक सेंसिटिविटीज को ध्यान में रखकर टाइमलाइन अपना एडजस्ट कर रहे थे।
लेकिन असैसिनेशन एग्जीक्यूट होने से पहले ही यूएस एजेंसीज ने पूरा प्लॉट को न्यूट्रलाइज कर दिया। एविडेंस कलेक्ट करने के बाद 30 जून 2023 को चेक रिपब्लिक में गुप्ता को अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट यूएस के रिक्वेस्ट पर हुई थी और बाद में लीगल एक्सट्रेडिशन प्रोसेस होने के बाद उसे यूएस ट्रांसफर भी कर दिया गया। लगभग 1 साल के लीगल प्रोसीडिंग्स के बाद जून 2024 में गुप्ता को यूनाइटेड स्टेट्स एक्सट्राडाइट किया गया। तब से वो ब्रुकलिन फेडरल डिटेंशन फैसिलिटी में जुडिशियल कस्टडी में है। एक्सट्रेडिशन के तुरंत बाद गुप्ता ने यूएस कोर्ट में नॉट गिल्टी प्लीड किया था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन, प्ली नेगोशिएशन, अपने खिलाफ एविडेंस को देखते हुए उसने लगता है अपना गुनाह अब कबूल कर लिया है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कंफर्म किया है कि गुप्ता ने अपना स्टैंस बदल लिया है। उसने मर्डर फॉर हायर, कंस्पिरेसी टू कमिट मर्डर फॉर हायर, कंस्पिरेसी टू कमिट मनी लॉन्ड्रिंग, तीनों काउंट्स पर अपने आप को गिल्टी अब वो प्ली कर रहा है। इन चार्जेस में कंबाइंड सजा की बात करें तो 40 साल तक आपको सजा हो सकती है। फाइनल सेंटेंसिंग 29 मई 2026 को होने वाली है। एक तरफ जहां अमेरिकन एजेंसीज इस मर्डर प्लॉट की तहकीकात कर रही हैं, तो दूसरी तरफ भारत सरकार इस केस से अपना पड़ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। नवंबर 2023 जब निखिल गुप्ता का फर्स्ट इंडाइटमेंट पब्लिक होता है, तब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि किसी इंडिविजुअल और मर्डर प्लॉट को इंडियन ऑफिशियल से लिंक करना अपने आप में अ मैटर ऑफ कंसर्न है और यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ है। साथ ही इंडिया ने एक हाई लेवल इंक्वायरी कमिटी भी बैठाने का फैसला किया ताकि यूएस कंसर्न्स को एग्जामिन किया जा सके। लेकिन कनाडा के इल्जामों की तरह यहां सरकार ने लाल आंख नहीं दिखाई, अमेरिका को चीखने चिल्लाने नहीं लगी। फिर लगभग 1 साल बाद अक्टूबर 2024 में यूएस ने सेकंड इंडाइटमेंट फाइल की, जिसमें विकास यादव का नाम और एलिजेड रोल के डिटेल्स भी सामने आने लगे। अब मामला और पेचीदा हो जाता है, लेकिन इस वक्त तक भारत सरकार ने कुछ अपना होमवर्क कर लिया था। इस बार एमईए ने बताया कि विकास यादव था, लेकिन अब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। दरअसल इसी बीच विकास यादव को सरकारी नौकरी से बाहर निकाल दिया गया और दिल्ली पुलिस ने उसे एक अनरिलेटेड क्रिमिनल केस में अरेस्ट कर लिया, लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर उसे बेल मिल जाती है। आज के डेट में सिचुएशन यह है कि निखिल गुप्ता यूएस फेडरल कस्टडी में है, गिल्टी प्ली कर चुका है, सेंटेंसिंग का इंतजार कर रहा है। विकास यादव यूएस में आज भी एक वांटेड को कंस्पिरेटर है, जिसके लिए यूएस चाहे तो ऑफिशियल एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट डाल सकती है, क्योंकि निखिल गुप्ता के गिल्टी प्ली के बाद यूएस में यह पूरी कंस्पिरेसी अब साबित हो चुकी है। इसीलिए अब विकास यादव का बचना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि भारत में उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दिए गए हैं। क्यों कर दिए गए हैं? कहीं ना कहीं हो सकता है भारत सरकार उसके एक्सट्रेडिशन से उसे बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इंडिया और यूएस की एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के मुताबिक अगर कोई शख्स भारत में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का सामना कर रहा है तो भारत उसे एक्सट्राडाइट करने से मना कर सकता है। तो शायद यहां भारत सरकार ने अपने ऑफिसर को बचाने के लिए कुछ काम कर लिया है और यह बात अमेरिका को शायद पसंद भी ना आ रही हो। पीछे पर्दे के पीछे कितना अभी खिंचाव चल रहा है यह हमें पता नहीं है। खैर, निखिल गुप्ता के कबूलनामे के बाद अभी तक भारत सरकार की तरफ से कोई ठोस ऑफिशियल रिएक्शन नहीं आया है। इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते वक्त तक तो नहीं आया है और हम इस खबर के 2 दिन बाद इस एपिसोड को रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि हम आशा कर रहे थे कि सरकार इस पर रिएक्शन अपना देगी। इस बार लेकिन कनाडा के तरह चीखने चिल्लाने से काम नहीं चलने वाला है। यह बात तो क्लियर हो चुकी है कि पन्नू का मर्डर प्लॉट कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था। 2022 और 2023 अपने आप में एक ऐसा दौर था जब भारत की मोस्ट वांटेड टेरर लिस्ट में कम से कम 20 ऐसे टारगेट्स थे जो पाकिस्तान और कनाडा में मारे जाते हैं। इसमें से ज्यादातर खालिस्तानी और इस्लामिक टेरर इकोसिस्टम से जुड़े लोग होते हैं और ये ज्यादातर किलिंग्स आपको पाकिस्तान में ही दिखने को मिलेंगी, जहां हर बार ऐसा कुछ होता था कि एक अननोन गनमैन टारगेट को मार के फरार हो जाता था। हालांकि यह बात ऑफिशियल चैनल्स ने कभी कंफर्म नहीं किया था, कोई इंटेलिजेंस एजेंसीज ने क्रेडिट नहीं लिया था, लेकिन हम यह सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि हमारे देश के दुश्मनों को इंटेलिजेंस एजेंसीज और उसके एसोसिएटेड नेटवर्क्स ने ही न्यूट्रलाइज किया था। लेकिन पाकिस्तान में हिट स्क्वाड चलाना, इस्लामिक टेरर को खत्म करना और कनाडा और यूएसए पहुंच जाना और वो भी खालिस्तानी सेपरेटिस्ट के अगेंस्ट एक्शन लेना, ये अपने आप में ना काफी ज्यादा फर्क रखता है और यही शायद प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। 18 जून 2023 जगह कनाडा का सरी शहर, यहां पर एक और डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। यह भी यहां जो मोडस ऑपरेंडाई है बिल्कुल ही उसी वक्त पाकिस्तान में जो देखा गया था। मास्क्ड गनमैन अचानक से आते हैं, क्लोज रेंज पर फायरिंग ओपन करते हैं और भाग जाते हैं। लेकिन यहीं से स्क्रिप्ट बदल जाता है।
कनाडा की एजेंसीज ने इस हत्या की गहरी जांच की और इससे पहले कि वो सच तक पहुंच पाती, निखिल गुप्ता ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया, प्लॉट को एक्सपोज कर दिया। बस उसे पता नहीं था कि यूएस एजेंट्स को यह सारी खबर वो पहुंचा रहा है और पूरा प्लॉट को रिवील कर रहा है। यहां तक कि जब निज्जर मारा गया उस दिन विकास यादव सो कॉल्ड एजेंट ने निखिल को सारी प्रोटोकॉल्स तोड़ते हुए डायरेक्ट कांटेक्ट करके इस इंसिडेंट की वीडियो भेजी, जिससे निखिल बड़े ओवर कॉन्फिडेंस में जिसने उसे अपने यूएस हिटमैन को फॉरवर्ड कर दिया, यह कहते हुए कि पन्नू को भी अब मारा जा सकता है और अभी ऐसे और बहुत सारे लोगों का नंबर आने वाला है, जिससे यूएस एजेंट्स को यह बात भी समझ में आ गई कि यह किलिंग स्प्री रुकने वाला नहीं है। बस फिर क्या था, यूएस के फाइव आइज इंटेलिजेंस ग्रुप के जरिए यह बात कनाडा को बता दी गई और वहां की ट्रूडो सरकार ने सीधा भारत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सितंबर 2023 में कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, उस समय के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के पार्लियामेंट में बम गिरा दिया। सबके सामने दावा किया कि कैनेडियन एजेंसीज के पास क्रेडिबल इंटेलिजेंस है कि निज्जर हत्याकांड भारत सरकार के एजेंट्स ने ही करवाया है। यह इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब कोई वेस्टर्न डेमोक्रेसी में इंडियन सरकार पर अपनी जमीन पर असैसिनेशन करवाने का आरोप लगाया हो। मोदी सरकार ने तुरंत रिएक्ट किया, इसे एब्सर्ड और पॉलिटिकली मोटिवेटेड चार्ज बताया। रिटेलिएशन में हमने कैनेडियन डिप्लोमेट्स को एक्सपेल करना शुरू कर दिया। कनाडा ने भी टिट फॉर टैट एक्सपल्शंस किए, हमारे डिप्लोमेट्स को भी वहां से वापस भेज दिया और रिलेशंस फ्री फॉल में चले गए। यह डिप्लोमेटिक क्लैश 2 साल से भी ज्यादा चलता रहा, जिस बीच दोनों देशों के टाइज बद से बदतर होने लगे। स्टूडेंट्स को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के मामले में मई 2024 में रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने 3 इंडियन नेशनल्स करण ब्रार, कमलप्रीत सिंह और करणप्रीत सिंह को निज्जर के मामले में अरेस्ट करके फर्स्ट डिग्री मर्डर और कंस्पिरेसी चार्जेस भी फाइल कर दिए। अथॉरिटीज का कहना है कि इन्वेस्टिगेशंस जारी है, वाइडर कंस्पिरेसी इंक्लूडिंग पॉसिबल फॉरेन लिंक्स एग्जामिन किए जा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशंस के बीच में एक और मर्डर स्पॉटलाइट में आता है और यह था खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट और एनआईए के कैटेगरी में ग्रेड ए गैंगस्टर सुखदूल सिंह। सितंबर 2023 में कनाडा के विनीपेग में उसे भी गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। कैनेडियन एजेंसीज ने बाद में बताया कि निज्जर और सुखदूल सिंह के मर्डर्स के बीच में इंटेलिजेंस लिंकेजेस हैं। साथ ही मर्डर्स में इंडियन डिप्लोमेटिक स्टाफ और बिश्नोई गैंग का हाथ भी बताया गया। यहां आता है सबसे शर्मनाक एलिमेंट, क्योंकि कनाडा सरकार का ऑफिशियल तरीके से आरोप तो यही है कि भारत सरकार ने इस ऑपरेशन को कुछ इस तरीके से अंजाम दिया। इंडियन डिप्लोमेटिक स्टाफ इन टारगेट्स पर नजर रखते, उन पर इंटेलिजेंस गैदर करते, फिर इसे भारत में बैठी इंटेलिजेंस एजेंसीज को दे दिया जाता पूरा इंफॉर्मेशन। भारत में इंटेलिजेंस ऑफिसर्स बिश्नोई गैंग या बाकी क्रिमिनल नेटवर्क्स को ये इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते और इन टारगेट्स को न्यूट्रलाइज फिर करवा देने का इशारा दिया जाता। उस वक्त तो भारत सरकार ने कनाडा को डांट लगा दिया कि इस तरीके की बकवास आप कैसे कर सकते हो। इसे एक डिप्लोमेटिक क्लैश में हमने बदल दिया, मामले को रफा दफा कर दिया। बीते 3 सालों से भारत का भी स्टांस इस मामले में क्लियर है। ऐसा नहीं कि कनाडा की कोई गलती नहीं है। कनाडा खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म के लिए सेफ हेवन बन गया है, इस पर कोई डिबेट डिस्कशन नहीं है। वायलेंट सेपरेटिस्ट को पॉलिटिकल लेजिटिमेसी वहां मिल रही है। इंडिया की सिक्योरिटी कंसर्न्स वैलिड हैं, इस पर भी कोई डिबेट नहीं है। लेकिन वहां कनाडा बार बार एक ही जवाब देता आया है और वो ये है कि दिक्कत आपके देश में है, अगर आपके देश के लोगों को है जो यहां आकर जिन्होंने रेफ्यूज लिया है, लेकिन अब वो कैनेडियन सिटीजन्स हैं, आप उनको गुंडे भिजवाकर मरवा नहीं सकते हो। ये कनाडा की सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज करता है। अब सोचो कि कोई बलोच का बड़ा सेपरेटिस्ट हमारे देश में शरण लेता है और हम उसे इंडियन सिटीजनशिप भी दे देते हैं। उसके बाद आईएसआई का कोई एजेंट आता है, कोई हिटमैन आता है, उसे गोली मारकर चले जाता है दिल्ली के बीचों बीच। तो क्या यह बात भारत सरकार को मंजूर होगी? नहीं होगी, क्योंकि अल्टीमेटली यह आपकी देश की सॉवरेनिटी का सवाल है। इस पूरे क्लैश को देशभक्त पर हम रियल टाइम पर काफी दिनों से ट्रैक करते आए हैं। आपको अगर कनाडा के साथ ये स्टैंड ऑफ के बारे में डिटेल में जानना है, उस समय भारत ने क्या क्या दलीलें दी थी वो समझना है, तो जरूर इन वीडियोस को रिविजिट करिएगा। खैर, उस वक्त एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई थी जिस पर उस वक्त तो ज्यादा डिटेल में बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन अब उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है, और वो है होम मिनिस्टर अमित शाह का इन्वॉल्वमेंट। कनाडा कॉन्स्टेंटली इन मर्डर्स में भारत सरकार के टॉप लेवल से इंस्ट्रक्शन आने की बात करता आया है। हालांकि उसने ऑफिशियली किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन 2024 के डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ के बीच उनके फॉरेन मिनिस्टर ने प्रेस के सामने अमित शाह के इन्वॉल्वमेंट की भी बात लीक कर दी थी।
और अब जब यूएस की इन्वेस्टिगेशन में कैबिनेट सेक्रेटेरिएट और रॉ की बात सामने आ चुकी है, तो सवाल तो कुछ संगीन जरूर उठते हैं। 5 सवाल। सवाल नंबर 1, अमित शाह और उनसे जुड़े लीवरेज का। हमने पहले ही देशभक्त पर आपको बताया है कि कैसे यूएस के साथ हमें एक हाईली अनइक्वल ट्रेड डील की एक इंटरिम फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करना पड़ा, मानना पड़ा अमेरिका की शर्तों को। हमने जो डील में मिला है ना हमें, वो बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों से भी कमजोर हमें माना गया है। 18% टैरिफ की मार अभी भी हम झेल रहे हैं और साथ में फार्म जैसे सेंसिटिव सेक्टर को हमें खोलना पड़ रहा है। रशियन ऑयल परचेज के मामले में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी हम खो चुके हैं। अब अमेरिका पौ तय करेगा कि भारत देश किससे तेल खरीद सकता है, किससे नहीं खरीद सकता है। चाबार पोर्ट से भी हमें अलग होना पड़ा। इन सवालों पर हमारे मंत्री से अब अगर आप सवाल भी कर लो तो वो सीधे मुंह आपसे बात करने को राजी नहीं है। हम देशभक्त पर यह सवाल पहले भी उठा चुके हैं कि आखिर वो ऐसी कौन सी चीज है, कौन सा लीवरेज है जो यूएसए के पास है हमारे खिलाफ कि हम बांग्लादेश से भी खराब डील इंडिया को ऑफर किया गया है। क्यों हम यूएसए के साथ एज एन इक्वल पार्टनर नहीं डील कर पा रहे हैं? 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, गोइंग टू बी 3rd लार्जेस्ट। कहां से आता है यूएसए के पास इतना कॉन्फिडेंस कि हमारे मंत्री, हमारे पीएमओ, हमारे प्रधानमंत्री सबको हम मनवा लेंगे? क्या ऐसा कुछ है कि अमेरिका ने हमें धमकी दी है कि पन्नू के मर्डर प्लॉट में हम आपका भी नाम ले लेंगे, पीएमओ का भी नाम ले लेंगे, रॉ को तो अभी मेंशन कर ही दिया है, बाकी लोगों के भी नाम आगे कर देंगे? क्या इसीलिए हमने गुड बॉय होकर इस डील पर हस्ताक्षर कर दिया है, अपने फार्म सेक्टर को खोल दिया है? सवाल नंबर 2, हर बड़ा राष्ट्र, हर बड़ा देश अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए कोवर्ट कैपेबिलिटीज मेंटेन करता है। इंटेलिजेंस एजेंसीज ऐसा काम करती है। बार फिर से बता दूं, हम ऐसा ऑपरेशन कर रहे हैं, टेररिस्ट को कोने में डाल रहे हैं, इससे प्रॉब्लम नहीं है। यह काम यूएसए, इजराइल, रशिया, चाइना सब करते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई पकड़ा नहीं जाता, यह बात भी सच है, कई बार एजेंट्स पकड़े जाते हैं। और उस वक्त सरकारें या तो अपने आप को कंप्लीटली डिस्टेंस कर लेती हैं, उसमें सफल हो जाती हैं, या तो फिर बंद दरवाजों के बीच में कोई डील हो जाती है और मामला अपने आप रफा दफा हो जाता है। लेकिन कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि इंटेलिजेंस ऑपरेशन इतने एमेच्योर तरीके से अपने ही कांड की वजह से पकड़े जाते हैं, सबूतों के साथ पकड़े जाते हैं। अब रायता तो फैल गया है, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि इतना रत्ती भर भी गुडविल नहीं था हमारा अमेरिका के साथ कि इस मामले को हम चुपचाप रफा दफा कर सके। यह सारा मामला सामने आ गया। क्यों? हम तो विश्वगुरु थे। सवाल नंबर 3, कनाडा में पकड़े जाने के बाद मोदी सरकार फ्रंट फुट पर खेल रही थी। अरे जो बात हम चुपचाप आराम से भी कर सकते थे, हमने उसे अपने ईगो पे ले लिया, फुल ब्लोन डिप्लोमेटिक क्राइसिस करवा दिया, सारी दुनिया का ध्यान अपने तरफ खींच लिया, सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को चौकस कर दिया। हां, उस वक्त कनाडा सरकार भी कुछ काम बेहतर तरीके से कर सकती थी, यह बात मैं मानता हूं, लेकिन भैया ताली एक हाथ से तो बचती नहीं है। तो ये स्ट्रैटेजी, ये एग्रेशन वाली स्ट्रैटेजी किसकी थी? कौन जिम्मेदारी लेगा इसका? सवाल नंबर 4, लॉरेंस बिश्नोई गैंग सालों से हमारे देश में मर्डर्स, एक्सटॉर्शन का रैकेट चलाते आई है। बाबा सिद्दीकी से लेकर सिद्धू मूसेवाला जैसे हाई प्रोफाइल मर्डर्स इसी गैंग में शामिल होने की वजह है, इन्हीं गैंग्स ने शायद करवाया है। इसके टॉप गैंगस्टर सालों से जेल में सड़ रहे हैं या नहीं सड़ रहे हैं। तो क्या भारत सरकार को अपने कोवर्ट ऑपरेशन के लिए ऐसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क का सहारा लेना चाहिए था? क्या ऐसा करने से हम इन गैंग्स को लेजिटिमेसी नहीं दे रहे हैं और बढ़ावा नहीं दे रहे? और जब सरकार इन गैंग्स को देश से बाहर मर्डर्स करवाने के लिए हायर कर सकती है, तो हम कौन से गारंटी से यह बात कह सकते हैं कि देश के अंदर जो हाई प्रोफाइल मर्डर्स हो रहे हैं उसके पीछे यह गुट शामिल नहीं है? सवाल नंबर 5, क्या जरूरत थी? अगर आप हाई प्रोफाइल, हाई रिस्क ऑपरेशन कर भी रहे हो, पकड़े जाने का पूरा थ्रेट है, और अगर पकड़े गए तो दुनिया में छीछी होगी, आपको पता है, तो एटलीस्ट हाई रिवॉर्ड टारगेट तो ढूंढो। दाऊद इब्राहिम होता मुझे समझ में आता, मौलाना मसूद अजहर होता तो मुझे समझ में आता, लेकिन पन्नू, अरे यार इसका कोई ग्लोबल टेरर फुटप्रिंट ना है, अपने बिल में बैठकर वीडियो बनाता रहता है, तो क्या इस तुच्छे से टारगेट के लिए एक असैसिनेशन प्लान करना, अमेरिका से पंगा लेना, यह क्या जायज था? या हम अपनी मजबूत सरकार, हमारी जो सरकार है वो ओवर कॉन्फिडेंस में ही धोखा खा गई? अब हमारे देश का डिमोनेटाइजेशन हो रहा है और नोटबंदी की तरह शायद इन सवालों के जवाब भी हमें कभी ना मिले, लेकिन देश की बदनामी तो इन दंगइयों ने करवा दिया। अपने मोहल्ले में दादागिरी कर रहे थे, अपने आप को भगवान समझकर बैठे थे, करवा दी इंटरनेशनल बेइज्जती। Many thanks to Odoo for making this deep dive episode possible. कैसा लगा एपिसोड जरूर कमेंट करिए, और अगर आपको अपने बिजनेस में अकाउंटिंग कम से कम आसान करना है तो जरूर साइन अप फॉर Odoo, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे देके रखा है। कम से कम अपना बिजनेस तो आसान रखिए, पता नहीं देश में बिजनेस कहां जा रहा है।